मैं अमरीन खान, औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। मराठा आरक्षण की मांग तेजी से रही है बढ़, आजाद मैदान पर एक और मराठा ने दिया बलिदान। महाराष्ट्र के मरीजों को अब सीधे मिलेगी मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि से आर्थिक मदद, किसी भी मध्यस्थ बिचौलियों की नहीं पड़ेगी आवश्यकता, कक्ष प्रमुख मंगेश चिवटे का प्रतिपादन। अवैध मुरुम भर्ती करने वाले कंपनी मालकों पर हो दंडात्मक कार्रवाई, रिपब्लिकन सेना की मांग। नौकरियों के खासगीकरण के जीआर को रद्द करने की मांग को लेकर कामगार एकता का 8 दिन से आमरण अनशन शुरू। मौसम के चलते सर्दी खांसी के साथ बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज, अपना परिसर स्वच्छ रखने की महानगर पालिका आरोग्य अधिकारी ने की जनता से अपील। नवरात्रि के अवसर पर युवाओं में दिखा डांडिया का जोश, डांडिया मंडल की बढ़ रही है रौनक। देश में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। सभी समाज के लोग अपने समाज के हित के लिए सरकार से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुंबई में मराठा समाज बांधव इनकी एक सभा होने वाली है। उससे पहले सुनील बाबूराव कावरे, मुक्काम पोस्ट चिकनगांव, तालुका अंबड, जिला जालना, इस व्यक्ति ने मराठा समाज को आरक्षण मिले उसके लिए मैं आज बलिदान दे रहा हूं, ऐसा खुदकुशी करने से पहले पत्र में लिखकर उसके बाद उसने मुंबई के आजाद मैदान पर फांसी लगाकर खुदकुशी की है। श्री सुनील कावळे आज आपल्यामधून निघून गेलेले आहे। खरं तर अनेक वर्षापासून मराठा आरक्षणासाठी त्या लढाईमध्ये त्यांचा स्वतः वाटा आहे। प्रत्येक ठिकाणी मीटिंग असेल तेव्हा ते उपस्थित होते। आज जरांगे साहेबांची जी सभा झाली यासाठी ते तिकडे आले होते आणि डोक्यामध्ये एकसारखा त्यांचा तोच विचार होता की नेमका आरक्षणाची पार्श्वभूमी, आरक्षण कधी मिळेल, काय मिळेल। घरची परिस्थिती आपण बघताय, अतिशय हलाखीची परिस्थिती आहे। 2 मुलं, एका मुलीचं लग्न झालेलं आणि एक मुलाचं शिक्षण 12वी पर्यंतचं झालंय, परंतु अजूनही कुठे जॉब नाही आणि घरची आर्थिक परिस्थिती ही सर्व त्यांच्यावर डिपेंड आहे। आणि त्यांनी जर समजा असं केलंय तर आज कुटुंबावर फार मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे। शासनाला माझी हीच विनंती आहे, अजून आपल्याला किती जणांच्या हत्या करायच्या आहेत, किती जणांचे जीव घ्यायचे आहे। मुख्यमंत्री सहायता कक्ष की ओर से मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि के माध्यम से महाराष्ट्र में गरीब मरीजों का इलाज करना अब बहुत आसान हो गया है। मुख्यमंत्री सहायता निधि प्राप्त करने के लिए एक टोल फ्री नंबर 8650567567 दिया गया है, जिसे डायल करने पर एक ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा। उसे भर के उसकी प्रिंट सीएम रिलीफ फंड को भेजना है। मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष की ओर से मरीज के ऑनलाइन फॉर्म की पूरी जांच होगी। उसके पश्चात मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि प्राप्त होगी। यह बहुत सरल प्रक्रिया है, इसमें किसी भी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होगी। ये जानकारी कक्ष प्रमुख मंगेश चिवटे इन्होंने मीडिया को दी। नमस्कार। महाराष्ट्र के संवेदनशील मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने पिछले साल मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष का पुनर्गठन किया और मुझे बताने को अभिमान है कि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष की ओर से पिछले 1.25 साल में लगभग 125 करोड़ का अर्थसहाय्य पूरे महाराष्ट्र के 15,000 से ज़्यादा मरीजों को हमने बांटा है, जिसके कारण 15,000 से ज़्यादा अधिक मरीजों की जान बची है, जिसमें एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी के पेशेंट्स है, कैंसर के पेशेंट्स है, किडनी लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स है, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स है। और मुझे सबसे बताने को अभिमान लगता है कि इसमें कॉक्लियर इम्प्लांट की 250 बच्चों की सर्जरी हमने की है। जो बच्चे बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे छोटे बच्चों को कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी की आवश्यकता होती है और ये सर्जरी होने के बाद ये छोटे बच्चे सर्वसामान्य जीवन जीने लगते हैं। ऐसे 250 बच्चों की सर्जरी पिछले 1.25 साल में हमने की है, जो छोटे बच्चे आज सर्वसामान्य जीना जी रहे हैं। और इसीलिए मैं पूरे संभाजीनगर के जो हमारे लोग हैं इनको कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि की ओर का मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए, ताकि अपने एरिया का कोई भी जो गरीब मरीज़ है
उसको रुग्ण सेवा मिलनी चाहिए। रुग्ण सेवा हर एक व्यक्ति का अधिकार है और हर एक व्यक्ति को ये रुग्ण सेवा मिलनी चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का आप आधार ले सकते हैं। मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि प्राप्त करने के लिए अभी आपको मंत्रालय मुंबई आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे संभाजीनगर में बैठे हुए भी मुख्यमंत्री सहायता निधि को आप आवेदन भेज सकते हैं। इसके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर का शुरुआत की है 8650567567। यह हमारा टोल फ्री क्रमांक है। इसको अगर आप डायल करते हैं तो मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके मोबाइल में आएगा। इसका प्रिंट निकाल के पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके आप अगर सीएम रिलीफ फंड को भेजते हैं तो मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि की ओर से हम ऑनलाइन उसकी जांच करते हैं। ऑनलाइन जांच करने के बाद जो मरीज जिस अस्पताल में एडमिट है उस अस्पताल में हम पूरे जो राशि वो भेज देते हैं। और इसी तरीके से फेसलेस सिस्टम है। इस मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता प्राप्त करने के लिए ना किसी को मिलने की आवश्यकता है, ना किसी मध्यस्थ या किसी एजेंट के मार्फत आपको मुख्यमंत्री सहायता निधि को एप्लीकेशन करने की आवश्यकता है। आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो और ये अर्थसहायी करवा मिला आपको मिल सकता है। जिले के कितने हॉस्पिटल संभाजीनगर में पिछले 1.25 साल में 7 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसमें कैंसर से लेके ब्रेन ट्यूमर से लेके बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनकी ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि से जान बची है। हाँ, सबसे अहम सवाल आपने पूछा। मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि ये सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के लिए है, शस्त्रक्रिया के लिए है। मुख्यमंत्री सहायता निधि से किसी भी प्रकार की दवाइयों को खर्चा नहीं देते। तो जो कोई मरीज है जिसको सर्जरी की आवश्यकता है उसी को मुख्यमंत्री सहायता की राशि आवंटित की जाती है। मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि छत्रपति संभाजीनगर शहर और जिले के लगभग 135 हॉस्पिटल्स में अभी हम कर सकते हैं। 135 हॉस्पिटल्स मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि के एम्पैनल पॉइंट है, यानी अंगीकृत है। तो ये 135 हॉस्पिटल्स में ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का मैंने जो अभी आपको टोल फ्री क्रमांक बताया, वो टोल फ्री क्रमांक आप सेव करके अगर मोबाइल पे आप अगर व्हाट्सएप को हाई भेजते हैं तो मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि से आपको एक मैसेज आएगा, व्हाट्सएप को रिप्लाई आएगा और उसमें हॉस्पिटल की जो लिस्ट है वो लिस्ट पूरे महाराष्ट्र की लिस्ट उसमें है। उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप जाएंगे, छत्रपति संभाजीनगर, अकोला, अहमदनगर, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लिस्ट अवेलेबल। मुख्यमंत्री सहायता निधि के जो 135 हॉस्पिटल से जो हमारे पास एम्पैनल है वो अगर मुख्यमंत्री सहायता निधि का लाभ अगर गरजू मरीज को नहीं देते हैं तो उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे जो कोई हॉस्पिटल से हम उनको ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का जो मैंने आपको टोल फ्री नंबर दिया था उसके पास आपको एक मोबाइल में मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का फॉर्म आएगा। उसके ऊपर जो हमारा ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे आप अपनी जो तकरार शिकायत वो कर सकते हैं। उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। इसमें देखो 20 जो अलग अलग डिसीज है इसके ऊपर ये अर्थसहाय्य मिलता है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाना चाहिए। मौजे साजापुर गट क्रमांक 12 आर कंपनी मालक भराट और आर कंपनी मालक छाजेट ऐसे 2 बड़े शेड के भर्ती के लिए बड़े पैमाने पे अनधिकृत मुरुम की भर्ती करने वाले मालकों के खिलाफ शासन के नियम के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग का निवेदन रिपब्लिकन सेना की ओर से डिविजनल कमिश्नर को दिया गया। इस निवेदन पर पश्चिम के जिलाध्यक्ष काका साहेब गायकवाड़, पश्चिम के तालुका अध्यक्ष विनोद वाकोडे इनके हस्ताक्षर है। हम रिपब्लिकन सेना के और से निवेदन दिया है विभाग आयुक्त साहब को। हमारी मांग ऐसी है, शाजापुर गट नंबर 12 वहाँ पर कंपनी मालक ने 2 बड़े बड़े 39 के शेड बनाए और शासन को रॉयल्टी नहीं भरे। उन्होंने बिना रॉयल्टी बहुत सारे पैमाने पे उत्खनन करके मुरुम भर्ती करे। हमने फरवरी में तो अपर तहसीलदार साहब को तकरारी निवेदन दिया कि जो कि उन्होंने शासन का महसूल डुबाया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और शासन का महसूल वसूल किया जाए। लेकिन 8-9 महीने हो रहे, अपर तहसीलदार कुछ कार्रवाई कर रहे नहीं, मंडलाधिकारी कुछ कार्रवाई कर रहे नहीं, तलाटिया कुछ कार्रवाई कर रहे नहीं। उनका और कंपनी मालक का कुछ लेन देन हुआ है शायद, हमारा ऐसा आरोप है। हम तो शासन की तरफ से शासन का महसूल वसूल होना चाहिए वो हिसाब से तकरार किए, लेकिन संबंधित अधिकारी है वो कुछ मतलब उनका लागे बांधे है और कुछ तो हुआ है उसमें, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हो। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। A to Z सिलाई मशीन सेल्स एंड सर्विसिंग अपने शहरवासियों के लिए ले आया है दशहरा स्पेशल ऑफर।
आपके पास की पुरानी सिलाई मशीन ले आइए और हमारे पास से नई सिलाई मशीन ले जाइए। जल्दी करें, हमारा पता है A to Z सिलाई मशीन, सेल्स एंड सर्विसिंग, रॉक्सी सिनेमा कॉर्नर, पैठन गेट। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश? तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से। पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों के खासगीकरण का GR रद्द करे तथा किमान वेतन के अनुसार कर्मचारियों को वेतन देने, PF संबंधी मांगों का निवेदन कामगार एकता संगठन की ओर से महानगर पालिका को दिया गया। इस निवेदन को देके पूरा एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन मनपा की ओर से अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक कामगार एकता संघटन आमरण अनशन पर बैठा है। हे जे कर्मचारी आहे, सिडकोकालीन साफसफाई कामगार, रेड्डी कंपनीकडील कर्मचारी, महाराणा एजन्सी, गॅलेस्की एजन्सी, जय बजरंग एजन्सी, अशोका एजन्सी, आता त्या एजन्सीला त्यांनी वर्क ऑर्डर दिली। आम्हाला काल आयुक्त साहेबाकडे गेलो असता त्यांनी सांगितलं महाराणा, गॅलेस्की आणि अशोका या 3 एजन्सीला सुधारित वेतन दर म्हणजे 24 फेब्रुवारी 2015 नुसार त्यांना टेंडर दिलं। आता तुम्हाला त्याच पद्धतीनं वेतन दिले जाईल। पण रेड्डी कंपनीकडील कर्मचारी व सिडकोकालीन कामगार या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न अद्यापर्यंत सुटलेला नाही। रेड्डी कंपनीबरोबर त्यांनी लवकरात लवकर मीटिंग घ्यावा। रेड्डी कंपनीचं व्यवस्थापक आपल्या शहरातच आहे, पण ते का त्यांना बोलवत नाही, त्याच्यामध्ये काय म्हणजे परंतु आहे हे आम्हाला समजायला तयार नाही। दुसरी गोष्ट, सिडकोकालीन जे कामगार आहे ते 2009च्या नंतरचे ते लोक म्हणतात कमी करा। ते लोक मंजुरी घेऊन लावलेले आहेत आणि त्यांना मंजुरी असूनसुद्धा, आणि विषय असा आहे की ते लोक आज ज्या स्थितीत काम करू आले ते काम करतायत आणि तिथं कर्मचाऱ्याची गरज आहे। संबंधित अधिकारी त्यांना त्यांचे पत्र आहेत की ह्या कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे, पण आयुक्त साहेबाच्या मनात काय आहे, काय हेतू आहे ते कळायला तयार नाही। आणि आम्हाला अद्यापर्यंत असा ठोस निर्णय न मिळाल्यामुळं आम्ही हे जे उपोषण आहे, आज 8वा दिवस आहे। सकाळी 2 वेळेस चर्चा झाली, घनकचरा प्रमुख आणि आरोग्य आपले कामगार अधिकारी साहेब यांच्याबरोबर चर्चा झाली आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही उपोषण सोडवा। म्हणलं साहेब, आम्हाला धोरणात्मक निर्णय घेऊन आम्हाला आदेश द्या, आम्ही उपोषण सोडवायला तयार आहे। साहेबापर्यंत आम्ही याच्या अगोदर निवेदनं दिलेत। पहिलं एक निवेदन दिलं, दुसरं निवेदन दिलं उपोषणाचं, आणि निवेदन देऊन आम्ही त्याचं परमिशन काढून या ठिकाणी उपोषणाला बसलो। आम्ही वर्तमानपत्रामध्ये बातम्या दिल्या, चॅनलला बातम्या दिल्या। काल चर्चा झाली ना, कालच्या चर्चेमध्ये त्यांनी फक्त सांगितलं तुम्हाला किमान वेतन दर मिळेल, पण किमान वेतन दर मिळेल हे तोंडी नाही ना, आम्हाला पेपरवर द्या ना की तुम्हाला ह्या तारखेपासून किमान वेतन मिळणार आहे, असं तुम्ही आम्हाला पेपरवर द्या। सिडकोकालीन कामगाराला जे तुम्ही जे एक अध्यादेश काढला 2009च्या नंतर तो रद्द करा। रेड्डी कंपनीकडील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन द्या। आम्ही डिसिजन घेऊ, आमच्या संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी आम्ही आज मीटिंग घेऊ आणि पुढील आंदोलन कसं करायचं आहे आम्ही ठरवू। आज 8 दिन हो गए पूरे महानगर पालिका में हमारा उपोषण चालू है, और ये उपोषण कोई साकड़ी उपोषण, लाक्षणिक उपोषण नहीं है। ये उपोषण आमरण उपोषण है। आज से 2 दिन पहले उपोषण का जो 6ठा दिन था, उस दिन रात में मेरी तबीयत इतनी सीरियस हो गई थी, मेरे को यहाँ से डॉक्टर की टीम ने आकर ESI के दवाखाने में ले गए। वहाँ से मुझे श्रद्धा हॉस्पिटल में शिफ्ट करे। मैं ICU में था। ICU में रहने के बाद में मुझे वहाँ से डॉक्टर छोड़ नहीं रहे थे, लेकिन कर्मचारियों के भविष्य का सवाल है, हमारे पगार का सवाल है, इसलिए मैंने वहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं को बीच में बोल बता के हमने उनको बोल के हम यहाँ पे आए। और हमारी जिम्मेदारी पे मैं यहाँ आया, मेरी जान की जिम्मेदारी है।
मैं खुद मेरे जान की जिम्मेदारी को वहाँ छोड़ के यहाँ आया कि कर्मचारियों को न्याय मिले। लेकिन महानगर पालिका प्रशासन, इनको हर चीज़ मालूम है, इनको उस दिन की पूरी अपडेट है। ये रात में बीमार हुआ, इनके महानगर पालिका के एम्बुलेंस में पुलिस वाले आ गए थे यहाँ पे, इनको पूरा, इनके पास हर चीज़ की अपडेट है। तो भी ये लोगों ने अभी भी हमारे समस्या की तरफ, हमारे जो मांग है, हमारी मांग है किमान वेतन की है, खासगीकरण रद्द करो है, महाराणा एजेंसी जो पीएफ नहीं भरती उसके बारे में है, जो लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं 20-25 साल से उनको परमानेंट किया जाना चाहिए, ये एक मांग है। और एक मांग जो बचत गट कर्मचारी जो 2009 के बाद में जिनको काम पे से निकाल रहे हैं उनके बारे में भी है। तो इनके तरफ से हमारे को अभी तक महानगर पालिका ने 8 दिन के बाद में भी ऐसा कोई भी यहाँ का बड़ा अधिकारी हमारे पास आया नहीं। और उसने हमारे से इन 8 दिन में एक भी अधिकारी ने एक भी सफल चर्चा हमारे साथ में नहीं की। मुझे इस बात का बहुत गम है, बहुत गमशुदा हो गया हूँ मैं इस बात से कि आखिर ये लोग किस लिए हमारे लोगों को इतना आधा पेट भूखा रखते हैं, कर्मचारियों को। और जो लोग भूखा मरने के लिए यहाँ बैठे हैं उनको तक मारने के लिए ये लोग तैयार है, लेकिन इनको किमान वेतन पगार बढ़ा के देने के लिए ये अधिकारी यहाँ के तैयार नहीं है। यहाँ के आयुक्त तो ये चीज़ के लिए दिल पे नहीं ले रहे हैं। इसके अंदर बहुत कुछ, जो भी कुछ है, ये अपने शहर वासियों ने भी सोचना चाहिए। यहाँ के बड़े बड़े जो लीडर है, आमदार, खासदार, यहाँ के नगर सेवक, शहर वासियों ने भी इस बात के ऊपर गौर करना चाहिए कि 8 दिन से आमरण उपोषण चल रहा है, इनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। तो ये क्यों पूरी नहीं हो रही है, ये सवाल आज शहर के हर नागरिक ने महानगर पालिका प्रशासन से करना चाहिए। मैं हकीम शेख, उपोषण करता। आज का 8वां दिन है, कब तक करने की तैयारी है? साहब ये बेमुद्दत आमरण उपोषण है, बेमुद्दत है साहब। ये इसका मैं तारीख नहीं बता सकता मैं कब खोलूंगा बोल के। जिस दिन हमारी मांग पूरी हो जाएंगी उस दिन जो रास्त मांगे, जो महानगर पालिका के अंडर में जो आयुक्त कर सकते हैं, वो मांग हमको पूरी करके दे देना, हम उपोषण यहाँ से छुड़ा लेंगे। मौसम बदलाव के कारण शहरवासियों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही है। बढ़ती ठंड के कारण सर्दी, बुखार, खांसी की तकलीफ बढ़ रही है। साथ ही शहर में डेंगू के मरीज भी पाए जा रहे हैं। इनकी संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। महानगर पालिका अपनी ओर से शहर में साफ सफाई का काम कर रही है, मरीजों को दवाइयां भी दे रही है। अपने घर और आंगन को स्वच्छ रखने की अपील महानगर पालिका के सहायक आरोग्य अधिकारी डॉक्टर अर्चना राहा ने इन्होंने नागरिकों से मीडिया के माध्यम से की है। अभी जो है कि औरंगाबाद महानगर पालिका के कार्य क्षेत्र में अभी इस महीने में 34 डेंगू के केसेस निकले हैं। उसके अलावा संशयित 53 केसेस हैं हमारे पास में रिपोर्ट हुए हैं। उस हिसाब से जो रिपोर्टिंग हो रहा है, तो पिछले कुछ दिनों से जो वातावरण में बदल हुआ है, जैसे कि पिछले महीने में बारिश हो रही थी और इस महीने में ज़्यादा धूप चढ़ रही है, तो इसके वजह से जो चेंजेस हो रहे, क्लाइमेटिक चेंजेस, तो उसकी वजह से सर्दी, खांसी, बुखार और इसके अलावा अपने डेंगू के भी रुग्ण बढ़ रहे हैं। तो इसके लिए महानगर पालिका के मलेरिया सेक्शन और आरोग्य विभाग से प्रतिबंधात्मक उपाय योजना कर रहे हैं। उसमें हाउस टू हाउस सर्वे करके अबेटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो कर्मचारी है एरिया में गप्पी मासे डालना, इसके अलावा फवारनी, ये एक्टिविटी हमारी चालू है। और इसके अलावा हमारे कर्मचारी आरोग्य शिक्षण भी दे रहे हैं। जनता ने भी इसकी खबरदारी लेना ज़रूरी है। उसके लिए उन्होंने जो अपने घर में जो है हफ्ते में एक बार ड्राई डे मीन्स कि जो कुछ बर्तन हैं उनकी पानी जमा करने की, वो साफ़ करके उसको पूरा सूखा करके फिर उसमें पानी भरने का है। और जिसको ढक्कन नहीं है उसको जो कुछ कंटेनर्स है उनके पानी जमा करने के, उसको सबको ढक के रखना चाहिए। नहीं ढक्कन नहीं रहा तो उसको कपड़े जो है कपड़े से बांध के रख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने जो घर का परिसर है वो स्वच्छ रखना चाहिए। और खिड़कियाँ जो है, खिड़कियाँ दरवाजे, इनको जाली की नेट जो है वो दरवाजे खिड़कियों को लगाना चाहिए। उसके अलावा वो अपने प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए खुद के लिए वो
डांस प्रतिबंधात्मक अगरबत्ती वड़ी जो आती है उसका भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी को कुछ बुखार या कुछ रहे तो नज़दीक के जो हमारे आरोग्य केंद्र है वहाँ जाके खुद की जांच करके उपचार लेना चाहिए। स्वाभिमान क्रीड़ा मंडल की ओर से पिछले 15 सालों से नवरात्रि के अवसर पर डांडिया का आयोजन किया जाता है। इस मंडल के आयोजन के कारण ही युवा वर्ग में ये पहली पसंदी में आता है। शहर के मान्यवर यहाँ पर डांडिया प्रेमियों का उत्साह बढ़ाने का कार्य करते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भागवत कराड यहाँ पर प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे। सर्वप्रथम नवरात्र महोत्सव निमित्त मी आपल्या सर्वांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो। दसरा असेल, दिवाळी असेल, आपल्या हिंदू बांधवासाठी अत्यंत महत्त्वाचे सण आहेत आणि यामध्ये लहान थोर छोटे मोठे सर्वजण एकत्र येऊन दसरा दिवाळी साजरा करतात आणि नवरात्राच्या या महोत्सवामध्ये 9 दिवस सातत्यानं गरबाचा कार्यक्रम केला जातो। मला आपल्या सर्वांच्या समोर बोलताना आनंद होतोय की प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये भारत देश हा विकसित राष्ट्र बनतोय आणि या देशाला विकसनशील राष्ट्र बनवायचं आहे। त्यासाठी सर्वांना आपल्याला एकत्र येऊन काम करावं लागेल। आज मी आपल्या सर्वांना विनंती करणार आहे, या दोन्ही हिंदू धर्मांच्या सणाच्या मध्ये सकाळी हिंदू जनजागरण समितीच्या वतीनं आपल्या संभाजीनगर शहरामध्ये बागेश्वर धामचे महाराज येणार आहेत। बागेश्वर धामचे महाराज हे जगात प्रसिद्ध आहेत। कुठेही त्यांनी जिथं जिथं त्यांचा दरबार भरतो त्या ठिकाणी 5 ते 10 लाख लोक येत आहेत। आपण सुद्धा त्यांचं आयोजन अयोध्या नगरीमध्ये केलेलं आहे। मी तुम्हाला त्यांचा स्वागत अध्यक्ष म्हणून विनंती करणार आहे की आपण ह्या कार्यक्रमाला या सर्वांच्या पासे श्री प्रमोदजी यांच्याकडे देणार आहे, सर्वांना इन्व्हिटेशन कार्ड देणार आहे, सर्वांची चांगली व्यवस्था करणार आहे आणि त्यामध्ये तुम्हाला राम आणि हनुमान कथा ऐकण्याची संधी आपल्याला तुम्हाला मिळणार आहे। म्हणून मी जास्त वेळ न घेता या नवरात्र महोत्सवाच्या आपल्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि संयोजक प्रमोदजी राठोड त्यांची सर्व टीम यांचे मनापासून अभिनंदन करतो। उत्सवामध्ये अंजली कराड मॅडम ते इथे येतातच आणि 9 दिवस या ठिकाणी ते गरबा उत्सवात साजरा करतात आणि पायात चप्पल न घालता मी गेल्या 15 वर्षापासून बघतोय की या ठिकाणी त्या अतिशय सातत्याने आणि फार म्हणजे भावनिकतेने या ठिकाणी ते गरबा उत्सवाचा या ठिकाणी आनंद घेतात आणि डॉक्टर कराड साहेब सुद्धा प्रत्येक नवरात्र उत्सवाला या ठिकाणी काकूंमुळे आधी यायचे, आता मंत्री झाल्यामुळे ते या ठिकाणी आलेत आणि त्यांचं प्रेम त्यांनी आमच्यावरती कायम ठेवलं। असंच त्यांचं प्रेम आमच्यावर कायम ठेवावं एवढंच मी त्यांना विनंती करतो। व इथे या ठिकाणी आले, आम्हाला या ठिकाणी आशीर्वाद दिला, त्याबद्दल स्वाभिमान क्रीडा मंडळाच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीने त्यांचे खूप खूप आभार मानतो।
और इसी के साथ आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN टीवी चैनल।